हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, फ्रॉम द चैप्टर 1 विच इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सो आई हैव थॉट कि हर चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है उसको इस तरह से दो वीडियोस में कवर किया जाए। पहली वीडियो में आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे और सेकंड वीडियो में थोड़े से जो एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो आपको मिल जाने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द कूलम्स लॉ। आपको दो स्फेयर्स दिए हैं जिनका डिस्टेंस आपको गिवन है और दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो आपको दे रखा है एंड फोर्स आपको कैलकुलेट करनी है। सो वी विल डायरेक्टली यूज द कूलम्स लॉ। एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर में रखा है, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे यूज होने वाला है, राइट। वैक्यूम की परमिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। सो देखो एफ इज इक्वल्स टू जो ये कांस्टेंट पार्ट है इसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, 9 इंटू 10⁻⁹ इन द एसआई यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय Q1, साथ में आएगा Q2, ऐसा यूनिट्स में ही गिवन है ये तो कूलम में, ठीक है, डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर है ये फिलहाल, बट हमें सेंटीमीटर्स में नहीं रखना, इसको भी हमें ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 30 सेंटीमीटर है, इसको अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाने वाला है। सो 3/10 हो जाएगा ये। सो 3/10 मीटर और उस चीज का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करने का मतलब है 9/100, तो मैं सीधा इसको ऐसे लिख दूं 9 और जो 100 है वो ऊपर चला जाएगा इस तरह से 10⁻², राइट। नाउ लेट्स सी एफ इज इक्वल्स टू, ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अब ये कितना बन जाने वाला है, 3 एंड 2, 3 2 आर 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की जो पावर है उसको देखते हैं। पहले पॉजिटिव पावर 10 की पावर, 9 इन 2 इज 11 एंड माइनस जो नेगेटिव पावर्स हैं 7 और 7 ये हो जाएंगी 14, इतने न्यूटन्स। दैट मीन्स एफ इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ न्यूटन्स। दिस इज अवर आंसर। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्वाइट बेसिक। दो चार्जेस हैं, दोनों को सेंटर से इस तरह से आप कनेक्ट कर दो और दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस लेट से स्मॉल आर, ये आपको कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। एंड आपको क्या क्या दे रखा है कि जो पहला चार्ज है ये है 0.4 माइक्रोकूलम का, दूसरा चार्ज है -0.8 माइक्रोकूलम का, एंड दोनों के बीच में लगने वाली जो फोर्स है वो आपको दे रखी है 0.2 न्यूटन की। तो F इज इक्वल्स टू 0.2 न्यूटन। जो फर्स्ट चार्ज है दैट इज 0.4 माइक्रोकूलम, सो 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। और जो दूसरा चार्ज है दैट इज 0.8 10⁻⁻6 कूलम। नेगेटिव को फिलहाल हम ऑब्वियसली इग्नोर करके चलने वाले हैं बिकॉज मुझे जस्ट डिस्टेंस चाहिए, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट्स वाई हम मैग्नीट्यूड के साथ डील करके यहाँ पे चल सकते हैं। नेगेटिव कोई और ज़्यादा कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, वो जस्ट यही बताने वाला है कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन होने वाली है ठीक है। वो हमें वैसे भी पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, राइट। सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस नेगेटिव साइन। डायरेक्टली कूलम्स लॉ को हम यूज करते हैं। एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होती है इन ऐसे यूनिट्स। इसकी वैल्यू बस डायरेक्टली याद रखो, बहुत बार काम आएगी ठीक है। Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब यहाँ हमें R की वैल्यू चाहिए ना, तो R स्क्वायर जो है इसको F की जगह भेजते हैं और F को यहाँ पे ले आते हैं नीचे। तो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाई F, ठीक है ना। ये चीज बन गई। अब देखो जरा, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाई पहला चार्ज 0.4 इंटू 10⁻⁻6, दूसरा चार्ज 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 एंड डिवाइडेड बाई द फोर्स जो है 0.2 न्यूटन्स की। अच्छा, 0.2 और 0.4 में क्या रिलेशन होता है, 0.2 का डबल होता है 0.4, तो इसको डायरेक्टली हम 2 पे कट कर देते हैं, ठीक है, बेटर रहेगा। तो R का स्क्वायर जो है वो बन जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई S2 को अगर मैं 0.8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 1.6, ठीक है। तो एक बार इसको ऐसे ही लिखता हूं 1.6 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻, देखो 9 - 6 3 एंड 3 - 6 -3, तो ये बना।
इसको एक बार नेक्स्ट पेज पे इसी तरह से मैं लिखता हूँ, आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ अभी आर का स्क्वायर है, हमें चाहिए आर, सो इधर हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, 9 इंटू 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ अब 9 का स्क्वायर रूट तो हम कर सकते हैं 9 का जो स्क्वायर रूट होता है हमें पता है दैट इज 3, बट ये 1.6 है ना, ये दिक्कत कर रहा है। अगर 1.6 की बजाय यहाँ पे 16 मिल जाता फिर बहुत इजी रहता, बिकॉज वी नो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो क्यों ना ऐसा करें, यहाँ पे इस 1.6 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 1.6 की जगह 16/10, ऑब्वियसली 16/10 का मतलब यही हो गया कि 16 इंटू 10⁻⁻1, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया 16 10⁻⁻1 और ये 10⁻⁻3 तो यहाँ पे है ही, तो जल्दी से बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और अंदर बच जाने वाला है 10⁻⁻4, ठीक है। तो r इज इक्वल्स टू 3 4 12 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4 का स्क्वायर रूट होगा। तो किस तरह से करते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब जस्ट पावर को आपको हाफ करना है, सो 2 2 4, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स, ठीक है। नाउ इट डिपेंड्स आपको किस तरह से इसको एक्सप्रेस करना चाहते हो। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, सो यू कैन राइट r इज इक्वल्स टू 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻1 मीटर। तो या तो इसको इस फॉर्म में छोड़ दो, या फिर 10⁻⁻1 तो पहुंच गया ना, तो बिल्कुल सिंप्लीफाई भी इसको कर सकते हैं। r इज इक्वल्स टू 0.12 मीटर, और यू कैन राइट इट लाइक दिस। In this question we have to check that this ratio is dimensionless, so इसको लिखते हैं ke² अपॉन g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। अब जो k है दिस इज यही वाला कि जो हमने यहाँ पे लिखा था 1/4πε0, ठीक है। तो पहले कूलम्स लॉ को अगर लिखते हैं F इज इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर, तो यहां से देखो k को फाइंड करते हैं ना, k को कैसे लिख सकते हैं, f r का स्क्वायर और साथ में डिवाइड बाई q1 q2। तो यहां से हम k के डायमेंशंस को फाइंड करेंगे सबसे पहले। सो वी आर गोइंग टू गेट ml(t⁻², ये फोर्स के डायमेंशंस हैं, r का स्क्वायर है सो l का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई चार्जेस। अब चार्ज को हम लिख सकते हैं q इज इक्वल्स टू i इंटू टी। तो चार्ज के डायमेंशंस क्या बन जाने वाले हैं, एम्पेयर टाइम a और t। सो दो चार्जेस हैं, सो a का स्क्वायर और t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, दैट इज इन द डिनोमिनेटर। तो इस सारे पार्ट को सॉल्व करके k के डायमेंशंस हमारे बनने वाले हैं, देखो m है अकेला, l की पावर हो जाएगी 3, t की पावर कितनी बन जाने वाली है, दैट इज -4, और एम्पेयर में ये आ जाएगा -2, ठीक है, दैट इज दिस k। देन वी हैव स्मॉल e का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का स्क्वायर, इसके लिए भी वही चीज़ है, चार्ज ही है ये, q इज इक्वल्स टू IT लिखेंगे। तो e का स्क्वायर का मतलब हो जाने वाला है एम्पेयर का स्क्वायर और साथ में टाइम का स्क्वायर, ये उसके डायमेंशंस हो जाने वाले हैं e के स्क्वायर के बेसिकली डिवाइडेड बाय, देन वी हैव दिस कैपिटल G विच इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सो m1 m2 बाय r का स्क्वायर। यहां से निकलने वाले हैं कैपिटल G के डायमेंशंस, पहले इसको देखते हैं क्या बनेगा, f r का स्क्वायर अपॉन m1 m2। सो देखो अब G के डायमेंशंस क्या बन रहे हैं, वी हैव m l t की पावर -2, देन r का स्क्वायर है सो l का स्क्वायर, और मासेस 2 बार हैं सो m का स्क्वायर ये हो जाने वाला है। तो इसको सॉल्व करके कैपिटल G को सॉल्व करके हमारे पास आएगा m की पावर -1, l की पावर हो जाएगी 3 और t की पावर बन रही है -2, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव। एंड एट लास्ट दो हैं मासेस m1 me एंड mp, तो मास का स्क्वायर हो जाने वाला है। अब ऐसा करते हैं, पहले तो न्यूमरेटर में जो बन रहा है उसको कंबाइन कर लेते हैं। देखो मास अकेला है, लेंथ पावर 3 है, टाइम की पावर हो जाने वाली है -2, और a स्क्वायर और a की पावर -2 ये तो कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं, ठीक है, a की पावर 0 बची दैट इज 1, सिर्फ इतना बचा।
डिनोमिनेटर में देखो क्या मिलेगा, m की पावर 1 हो जाएगी, l की पावर है 3 और t की पावर है -2। नाउ एज यू कैन सी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। सो m की पावर 0, l की पावर 0 एंड t की पावर 0 हमारे पास यहाँ पे मिलने वाला है। सो हेंस यस डेफिनेटली जो ये रेशियो है ये कैसी है, इट इज डायमेंशनलेस। इसी के साथ हमें एक और चीज़ कह रखी है कि टेबल में से वैल्यूज़ को देख के इन सभी चीज़ों की, k की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू कितनी है, कैपिटल G की और दोनों मासेस की, सारा आपको सॉल्व करना है एंड आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये पार्ट तो आप ऑब्वियसली खुद से कर सकते हो, जस्ट ये कैलकुलेशन का पार्ट है। और साथ में ये मेन चीज़ है कि ये जो रेशियो है ये क्या बता रही है, व्हाट इज दिस। नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं ke² अपॉन कैपिटल G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। ये रेशियो आखिरकार किस चीज को सिग्निफाई कर रही है, तो एक चीज तो हमें डायरेक्टली दिख रही है, ये कैपिटल G आ रहा है, दो मासेस आ रहे हैं, तो जैसा हमने देखा फॉर्मूला भी हमने यूज करा F इक्वल्स टू कैपिटल G फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास, एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स भी आपको दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे ही लिख लूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन r का स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं पे ये यहाँ पे यूज हो रहा होगा, एंड साथ में यहाँ पे k भी आ रहा है विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आपने देखा ही हमने ये वाला फॉर्मूला भी यूज किया इसके डिमेंशंस को निकालने के लिए, F इक्वल्स टू k Q1 पहला ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना चार्ज, सेकेंड ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर, एंड डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, ऐसे लिखा ना। एज वी नो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको इस तरह से हम लिखते हैं, नेगेटिव ई लिख देते हैं, या फिर अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो सिर्फ ई लिख देते हैं, एंड उतना ही चार्ज एग्जैक्टली प्रोटॉन के ऊपर भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है, दैट्स व्हाट वी नो। तो दोनों चार्जेस को अगर मैं ई मल्टीप्लाइड बाई ई लिखता हूं तो ई का ये स्क्वायर बन जाने वाला है, जो यहां पे हमें देखो देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब जो ये रेशियो है ये किस चीज को सिग्निफाई कर रही है आफ्टर ऑल, तो जरा गौर करो, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से डिवाइड करता हूं तो क्या मेरे पास यही रिजल्ट नहीं आ जाएगा गौर करो, के ई का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यहां पे कट रहा है, एंड हमारे पास के ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, एग्जैक्टली यही चीज मिल रही है। दैट मीन्स जो हमें ये वैल्यू दे रखी थी, जो ये रेशियो दे रखी थी, ये किस चीज को सिग्निफाई कर रही है, जो हमें लास्ट में यहाँ पे पूछा है व्हाट डज इट सिग्निफाई। ये रेशियो है दो चार्जेस, कौन से चार्जेस स्पेसिफिकली, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है। इन दोनों फोर्सेस की रेशियो इतनी होती है। इसकी वैल्यू आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, सभी जो कॉन्स्टेंट्स हैं और आपके पास वैल्यूज की निकल जाने वाली है। इस क्वेश्चन में देखो आपके पास 4 चार्जेस हैं जो स्क्वायर की 4 कॉर्नर्स के ऊपर बैठे हुए हैं। ए के ऊपर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 2 माइक्रोकूलम्ब, बी पॉइंट पे, बी कॉर्नर पे जो चार्ज बैठा है उसका है -5 माइक्रोकूलम्ब, सी वाले के ऊपर 2 माइक्रोकूलम्ब और डी के ऊपर चार्ज है -5 माइक्रोकूलम्ब का। एंड लेट्स से जो स्क्वायर है इसकी सारी साइड्स 10 सेंटीमीटर की आपको गिवन है, तो उसको भी हमने लिख दिया 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अब उसने बोला एक स्क्वायर के सेंटर पे भी एक और चार्ज बैठा है 1 माइक्रोकूलम्ब का। एज वी नो जो स्क्वायर रहता है, अगर हम उनके दोनों डायगोनल्स को इस तरह से बना दें, ठीक है, तो जहां कहीं पे दोनों डायगोनल्स इस तरह से मीट करते हैं वहां पे होता है सेंटर, राइट, सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो यहां पे चार्ज बैठा हुआ है 1 माइक्रोकूलम्ब का। अब आपसे ये पूछा गया कि इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है इन बाकी चारों चार्जेस की वजह से। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो सिमेट्री हमारी बहुत हेल्प करने वाली है। अब गौर करो, यहां अगर 2 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज है तो यहां भी 2 माइक्रोकूलम्ब है, सिमिलरली यहां -5 है तो यहां भी -5 है। तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ कैंसिल आउट यहाँ पे होने वाला है। 1 माइक्रोकूलम्ब के ऊपर जितनी फोर्स ये लगाएगा उतनी ही फोर्स ये वाला चार्ज लगाएगा, बिकॉज आपस में दोनों चीजों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और स्पेसिफिकली लेंथ भी इक्वल है। अगर लेंथ इक्वल ना होती मान लो
मान लो ये 2 माइक्रो कूलम का चार्ज यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट होता, फिर तो ऑब्वियसली क्लियर है कि जो पास होगा वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, जो दूर है वो कम फोर्स लगाएगा। बट जब लेंथ भी ये दोनों इक्वल हैं, दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड में भी इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली इट मेक सेंस कि जितनी फोर्स ये वाला चार्ज लगाएगा उतनी ही फोर्स ये वाला चार्ज लगाएगा। कौन से चार्ज पे? इस वाले चार्ज पे। तो इसको लेट्स से अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि जो फोर्स एस ओ पॉइंट पे प्लेस्ड जो चार्ज है उस पे लग रही है बिकॉज ऑफ सी, दैट इज इक्वल्स टू जो फोर्स ओ पे लग रही है बिकॉज ऑफ ए चार्ज। ये दोनों फोर्सेस आपस में कैसी हैं? इक्वल हैं, हेंस दे विल कैंसल आउट। ठीक है, सिमिलरली जितनी फोर्स ये वाला चार्ज लगाएगा इस ओ चार्ज पे, उतनी ही फोर्स ये वाला चार्ज लगाएगा यहां पे। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जितनी फोर्स ओ के ऊपर बी पॉइंट पे रखे चार्ज की वजह से लग रही है, उतनी ही फोर्स डी पे रखा हुआ चार्ज लगाने वाला है, एंड हेंस दे विल कैंसल आउट। ठीक है, या दीज विल कैंसल आउट लिख लो बिकॉज दीज आर फोर्सेस, सो दीज फोर्सेस विल कैंसिल आउट। तो आपने देखा ये चारों फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट ही हो जाने वाली हैं। इसको इसने कैंसिल आउट कर दिया और इसको इसने कैंसिल आउट कर दिया। सो हेंस ओवरऑल सिमेट्री की वजह से इस चार्ज के ऊपर बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगने वाली है, एंड हेंस जो नेट फोर्स है वो कितनी हो जाने वाली है? 0। बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड ये चार्ज आराम से यहाँ पे बैठा रहने वाला है। ये क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 2 पॉइंट चार्जेस आपके पास दे रखे हैं, एक है 3 माइक्रोकूलम का, एक है -3 माइक्रोकूलम का। तो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं पहले। दिस इज 1 पॉइंट चार्ज एंड दिस इज, दोबारा बनाते हैं, समवेयर अराउंड हियर दिस इज द सेकंड पॉइंट चार्ज। ये है 3 माइक्रोकूलम का और ये है -3 माइक्रोकूलम का। दोनों का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, मतलब 20/100 मीटर। ठीक है, या फिर ऐसा लिख दें इसको 2/10 मीटर, राइट। ये हो गया डिस्टेंस। बट एल्स हमें क्या गिवन है कि दोनों चार्जेस को हमने वैक्यूम में रख रखा है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ। इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया ना। देखो इसको आपने नाम दे दिया ए पॉइंट, इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया बी। तो ए बी को बिल्कुल हाफ में आपने कट करा, जो सेंटर पॉइंट आएगा दिस इज द ओ पॉइंट, एंड यहां पे आपको पता करनी है किस तरह की होने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दीज चार्जेस। अच्छा देखो गौर करो, अगर सिर्फ ये चार्ज होता, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो अगर इस तरह से एक पॉजिटिव चार्ज होता ए पॉइंट के ऊपर, तो ऑब्वियसली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हर एक डायरेक्शन में होती और रेडियली आउटवर्ड्स होती, इस तरह से बाहर की तरफ होती है ना। दैट मीन्स ओ पॉइंट के ऊपर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से होती? एज यू कैन सी टुवर्ड्स राइट रहती, समवेयर अराउंड हियर। मान लो कुछ इस तरह से ओ पॉइंट है ना, कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता, राइट। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से टुवर्ड्स राइट है, ये हमें पता लग गया। व्हाट अबाउट बिकॉज ऑफ दिस चार्ज? ठीक है, अब ऐसा ही कंसिडर करते हैं फिर कि यहाँ ओ पॉइंट है और इसके राइट साइड पे बी पॉइंट बैठा हुआ है, और बी पॉइंट पे एक चार्ज बैठा हुआ है जो कि नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से रेडियली इनवर्ड्स होगी, इसके टुवर्ड्स होगी, है ना। तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होने वाली है, टुवर्ड्स बी होने वाली है। बट एज यू कैन सी ये भी टुवर्ड्स राइट है अगर मैं इस ओ पॉइंट के ऊपर बात करूंगा, राइट। ठीक है, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरह से है, टुवर्ड्स राइट है। दैट मीन्स दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन ओ पॉइंट पे बिल्कुल सेम ही देखने को आपको मिलने वाली है। एंड अगर दोनों ही चार्जेस एक साथ ला के रख दिए फिर तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स एड अप हो जाने वाली हैं। ठीक है, अगर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ मान लो E1 है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है मान लो उसकी स्ट्रेंथ E2 है, तो दोनों को जब यहां पे लाके हमने प्लेस कर दिया, एक को ए पॉइंट पे एक को बी पॉइंट पे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दी जाएगी, E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, दैट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो दोनों को आपको ऐड करना है। इस चीज को समझना बस यहाँ पे जरूरी है कि अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में ऐड होंगी। अच्छा, सिमिलरली खुद से सोच के देखो कि अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव होते
या दोनों चार्जेस नेगेटिव रहते। क्रैमिंग नहीं करनी है कि ठीक है यहाँ पे पॉजिटिव है तो शायद वहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली सोचना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के हिसाब से सोचना है कि अगर ये भी पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव हो, है ना, फिर किस तरह की डायरेक्शन बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसकी वजह से और इसकी वजह से। सिमिलरली दोनों को नेगेटिव मान के देखना, फिर सोचना। अगर इस तरह से सोचोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होने वाली है। क्रैमिंग करके या बिल्कुल पढ़ के कि ठीक है बस ऐसा प्लस कर देना है अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं, फिर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, फिर एग्जाम में आप डेफिनेटली फंसोगे ऐसे क्वेश्चंस में। और फिलहाल तो ये बहुत आसान क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो हम थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दीज टू चार्जेस एट पॉइंट ओ विच इज द मिड पॉइंट। तो ठीक है, बढ़िया। इसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे, तो उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 पहला ही चार्ज है, जो भी चार्ज है, अपॉन आर का स्क्वायर, फिर आर इज दिस डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का। अच्छा, जो 2/10 मीटर है ये तो दोनों चार्जेस की आपस की दूरी थी ना। इतनी दूरी है 2/10। हमें ये जो डिस्टेंस चाहिए रहेगा यहाँ पे जो आर है दैट इज दिस मच डिस्टेंस, तो वो तो आधा है। इतना डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये पूरा 2/10 है तो आधा होगा 1/10 ऑब्वियसली। ठीक है, तो क्यों ना मैं ऐसे ही लिख दूं कि ये जो दूरी है ये 1/10 मीटर की है, इतना। सिमिलरली ये जो दूरी है ये भी 1/10 मीटर की होने वाली है, कुछ इस तरह से, राइट। तो पहले चार्ज की वजह से कुछ ऐसा, एंड सिमिलरली जो ये सेकंड चार्ज है, या फिर ऐसा करते हैं QA एंड QB नोटेशंस दे देते हैं बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये नोटेशंस यूज करी गई है ना। सेकंड की वजह से KQB अपॉन आर का स्क्वायर। आर तो दोनों बार 1/10 ही है, तो यहाँ पे मुझे R1 R2 वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इस तरह से मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आइडिया लग जाने वाला है। तो जो कॉमन टर्म्स है उनको बाहर ले लेते हैं, K अपॉन आर का स्क्वायर, एंड अंदर हो जाएगा QA प्लस QB। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, E इज इक्वल्स टू K की वैल्यू को पुट करते हैं 9 × 10⁻⁹ और नीचे है आर का स्क्वायर, सो 1/10 का स्क्वायर, एंड साथ में है QA प्लस QB। QA कितना है 3 माइक्रोकूलम, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं 3 × 10⁻⁻6 कूलम, है ना। अब यहाँ पे गौर से देखना, गलती यहीं पे करते हैं स्टूडेंट्स, दोनों चार्जेस का सम दे रखा है QA प्लस QB, तो ये गलती नहीं करनी है कि ठीक है QA प्लस QB का क्या मतलब है 3 माइक्रोकूलम, सो 3 × 10⁻⁻6, एंड साथ में प्लस सेकंड चार्ज को इसी तरह से हमने रख लिया -3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6। अगर ऐसा करोगे प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाने वाला है, एंड यू कैन क्लियरली सी दोनों चीज़ें सेम है, कैंसल आउट हो जा रही हैं, आंसर 0 आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि हमें ऑब्वियसली पता है ट्रू नहीं है बिकॉज हमने देखा ही था सेंटर में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स एड अप हो रही हैं दोनों चार्जेस की वजह से, दोनों की सेम ही डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों की वजह से वो 0 यहाँ पे देखने को मिल जाए, है ना। इस पर्टिकुलर केस में अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0। दैट मीन्स कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, तो एक्चुअल में हमें इसको नेगेटिव कंसीडर करना ही नहीं है यहाँ पे। वी जस्ट नीड टू वरी अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड, प्लस होगा या माइनस होगा वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया है कि दोनों को हमें एडअप करना है बिकॉज सेम ही डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रहे हैं। नाउ वी जस्ट नीड टू वरी अबाउट द मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहां पर भी मैं इसको दूसरे चार्ज को पॉजिटिव ही लेके चलूंगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड ही लेके चलूंगा बेसिकली। सो 3 × 10⁻⁻6 इस तरह से। सो ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू 9 × 10⁹ इंटू 10⁻², राइट, एंड मल्टीप्लाइड बाय, ये तो दोनों चीज़ें सेम है तो इसका डबल हो जाएगा जस्ट ये। ठीक है, तो 6 × 10⁻⁻6 इस तरह से, इतने न्यूटन्स पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आने वाली है। सो क्विकली इसको सॉल्व करते हैं। 9 6 आर 54 और 10 की पावर 9 और 2 11 और 11 में से हमने 6 माइनस किए, सो 5 न्यूटन पर कूलम। 5.4 इसको कम किया तो इसको बढ़ाते हैं 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O। अब इस क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं। अगर एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड इतना है, उसको हमने प्लेस कर दिया एट दिस पॉइंट मतलब इस O पॉइंट के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे।
ठीक है, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया, लेट्स से दिस इज चार्ज Q, दिस इज इट्स मैग्नीट्यूड। एज यू कैन सी ये टेस्ट चार्ज है तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है, 10⁻⁹ पहले तो -6 के ऑर्डर का था, अब तो -9 का हो गया। ठीक है, टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज रहता है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, ठीक है ना। दैट इज प्लेस एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज। तो क्या हमें ये पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है? द आंसर इज यस, हमें ऑलरेडी पता है। दिस मच इज इक्वल्स टू 5.4 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन्स पर कूलम। क्या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच का आपस का रिलेशन पता है? द आंसर इज यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। तो अगर मैं टेस्ट चार्ज की सेंस में बात करूंगा, अगर मैं फोर्स को टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, या फिर सेम चीज को मैं इन द अदर वर्ड्स ऐसा बोलूं कि F को Q इंटू ई की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे फोर्स के बारे में आइडिया लग जाने वाला है। सो वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻⁹ और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से 5.4 इंटू 10⁻⁶। इतने न्यूटन्स की फोर्स लगेगी, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 1.5 इंटू 5.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻³ न्यूटन्स। ठीक है, इसको लेट्स कैलकुलेट। 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 5.4 ये आ जाने वाला है 8.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻³ न्यूटन्स। एंड जो हमारा ये आंसर आया ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में ही आया है, तो हमें इसको किसी भी और फॉर्म में चेंज करने की ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस हैं QA QB, इनको प्लेस कर रखा है इस तरह से दो पॉइंट्स पे A और B पे। सो 3 डायमेंशनल एक स्पेस बना लेते हैं समझाने के लिए। लेट्स से दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस। अब देखो A पॉइंट कहाँ पे है? 0 0 -15। सो z एक्सिस में नीचे की तरफ हमें आना पड़ेगा और इसमें -15 है नीचे की तरफ, मतलब 15 सेंटीमीटर दूर कहीं पे मान लो यहाँ पे पॉइंट है, दैट इज द पॉइंट A, दिस इज 15 सेंटीमीटर। एंड एक B पॉइंट है दैट इज 0 0, देखो x भी 0 है y भी 0 है, सिर्फ z है 15 प्लस का, तो ऊपर की तरफ 15 सेंटीमीटर जाएंगे, मान लो यहाँ कहीं आ गया। Here we have the point, not the A, B point। ठीक है, तो कुछ ऐसा है। यहां पे दो चार्जेस बैठे हैं A पे और B पे। अब हमें पूछा पहले तो व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। टोटल चार्ज, टोटल जो चार्ज है दैट इज, पहला जो चार्ज है दैट इज स्मॉल q से लिख लेते हैं QA प्लस QB। A वाला जो चार्ज है दैट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम, एंड दूसरा जो चार्ज है वो नेगेटिव है तो माइनस करेंगे 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम। ठीक है, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? देखो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो जो नेट चार्ज है ये टोटल चार्ज है इस पूरे सिस्टम का दैट इज गोइंग टू बी 0 ऑफ कोर्स। साथ में पूछा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना रहेगा सिस्टम का, क्या वो भी 0 हो जाएगा इस चार्ज की वजह से? द आंसर इज नहीं, वो 0 नहीं होगा। द रीजन इज कि जब हम दो चार्जेस को ऐसे किसी 2L डिस्टेंस के ऊपर बिठाते हैं तब हमारे पास एक डाइपोल बनता है, एक प्लस का चार्ज एक -q का चार्ज। अब जब इसका डाइपोल मोमेंट निकालना है जिसको P से लिखते हैं, दैट इज उसका फॉर्मूला होता है Q मल्टीप्लाइड बाई 2L, जो ये लेंथ है और जो मैग्नीट्यूड है इस चार्ज का। चाहे इसका मैग्नीट्यूड उठा लो चाहे इसका मैग्नीट्यूड लिख लो, दैट इज गोइंग टू बी द सेम Q। ऐसा थोड़ी करेंगे कि दोनों का नेट जो चार्ज है वो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज नेट चार्ज तो हमें वैसे ही पता है जो डाइपोल है उसका 0 ही होने वाला है, प्लस Q और -q। अगर नेट चार्ज यहाँ पे लिखने लग गए फिर तो हमेशा जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 ही आएगा। हेंस ध्यान रखना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। डाइपोल मोमेंट में जो ये चार्ज है ये दोनों में से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको कंसिडर कर लेना है, तो वैसे ही हम कुछ यहाँ पे करने वाले हैं। डाइपोल मोमेंट दैट इज Q मल्टीप्लाइड बाई 2L, चार्ज किसी का भी मैग्नीट्यूड उठा लो, जो पॉजिटिव है वही लिख लेते हैं, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाई दिस 2L। 2L मतलब ये टोटल जो लेंथ है दोनों चार्जेस की, पूरे डाइपोल की जो लेंथ है। अब ये भी 15 सेंटीमीटर था, ये भी 15 सेंटीमीटर है, तो टोटली हो गया 30 सेंटीमीटर।
एंड मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मैंने डिवाइड कर दिया, 3/10 हो गया ये। अब इसको सॉल्व करेंगे, वी गेट p इज इक्वल्स टू 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 7.5 एंड 10 की पावर हो जाने वाली है 10 की पावर -8। व्हाट आर इट्स यूनिट्स? चार्ज है तो आएगा कूलम्ब, लेंथ है हेंस मीटर, सो कूलम्ब मीटर इज गोइंग टू बी इट्स एसआई यूनिट। बट बिकॉज जो ये डाइपोल मोमेंट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज जस्ट इट्स मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन भी हमें साथ में स्पेसिफाई कर देनी चाहिए, दिस इज टुवर्ड्स। अब जो डाइपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव जो चार्ज है वो है बी पॉइंट के ऊपर बैठा हुआ, सो यहां पे जो चार्ज बैठा है दैट इज द नेगेटिव चार्ज, यहां जो चार्ज है दैट इज द पॉजिटिव चार्ज, हेंस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होने वाली है बी से लेके ए की तरफ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, दैट मीन्स टुवर्ड्स बी ए, या फिर ऐसा लिख सकते हैं टुवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सेस, है ना, बिकॉज जेड एक्सेस ऊपर की तरफ होती है पॉजिटिव, नीचे की तरफ होती है नेगेटिव, तो नेगेटिव जेड एक्सेस की तरफ है जो ये डाइपोल मोमेंट है। बट सरप्राइजिंगली अगर आप सर्च करते हो सॉल्यूशंस इस क्वेश्चन के, राइट, गूगल के ऊपर, तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिलने वाली हैं, और अगर वहां पे आप इसका आंसर देखते हो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की पॉजिटिव जेड एक्सेस लिख रखी है। दिस इज ई सरल, देन वी हैव वेदांतु, इसमें भी देखते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सेस, क्वाइट सरप्राइजिंग। Then we have learn CBSE, direction is along positive z axis, and then we have the physics wala, the direction is mentioned along positive z axis. कुछ वेबसाइट्स में तो वर्ड टू वर्ड बिल्कुल सेम लिखा गया, आप गौर करो यहाँ पे ई सर लर्न CBSE में, सॉरी, एंड फिजिक्स वाला में, राइट। बोथ द चार्जेस कैन बी लोकेटेड इन अ कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज इट्स फर्स्ट लाइन, एंड here you can see both the charges can be located in the coordinate frame of reference as shown in the given figure, as shown in the given figure, ठीक है। at a amount of charge is इतना, at a amount of charge इतना, ये क्या चल रहा है? it is really very surprising, ठीक है। किसी एक आधे क्वेश्चन में चलो गलती होना स्वाभाविक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट कॉपी करना दैट सीम्स टू बी रॉन्ग, है ना। अगर होता कि वैसे किसी एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ छोटी मोटी कोई गलती रह गई, हो जाता है कई बार, मुझसे भी हो सकता है किसी ना किसी क्वेश्चन में हो जाए, है ना, बट डायरेक्टली 4 इस तरह की वेबसाइट्स और बिल्कुल सेम आंसर लिखना, तो इसका तो सेम ही मतलब है कि कोई भी जो भी इनको बना रहा है इनके सॉल्यूशंस को, वहां पे क्रॉस चेकिंग की ही नहीं जा रही है। चलो ये है अगला क्वेश्चन, ये काफी सीधा साधा क्वेश्चन है। एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट हमें दे रखा है, that is 4 into 10 raised to power -9 coulomb meter, this is its magnitude, and angle जो है वो 30 डिग्रीज का दे रखा है, this is the angle between the direction of the dipole moment and the direction of the uniform electric field, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरह से है, तो दोनों के बीच का जो एंगल दे रखा है दैट इज 30 डिग्री, समथिंग लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जिसमें हमने इसको प्लेस किया डाइपोल को, उसकी स्ट्रेंथ जो दे रखी है उसका मैग्नीट्यूड है 5 into 10 raised to power 4 न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। मुझे याद आ गया, मैंने एक वीडियो देखी उसमें बोल रहा है 4 into 10 raised to power -9 सेंटीमीटर, यार इसका भी ध्यान रखना है, सेंटीमीटर होता है ऐसे, कूलम्ब मीटर होता है इस तरह से, ठीक है। दैट्स वाई छोटी सी गलती और बहुत उसका मीनिंग चेंज हो जाता है फिजिक्स में। नो, वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क जो एक्ट हो रहा है इस डाइपोल के ऊपर, टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है, तो टॉर्क के लिए हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, दैट इज P क्रॉस E। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है, और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए देन आई विल राइट PE साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल्स टू, देखते हैं P का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 into 10 raised to power -9, ऑलरेडी ऐसा यूनिट्स में है, मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 into 10 raised to power 4, ये भी ऐसा यूनिट्स में ही दे रखा है,
एंड साथ में आएगा साइन थीटा, एंगल है 30 डिग्रीज का, सो साइन 30 डिग्रीज। टॉर्क इज इक्वल्स टू 5 4 जार 20 10 रेज टू पावर -5, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। कैंसिलेशन करते हैं, 2 1 जार 2 एंड 2 10 जार 20, सो टॉर्क की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10 रेज टू पावर, ये 10 रेज टू पावर 1 है, ये 10 रेज टू पावर -5 है, सो 1 -5 मतलब 10 रेज टू पावर -4। एंड SI यूनिट्स, अब इसके अगर हम यहाँ से बनाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा। जब इसके SI यूनिट्स बनाने हैं तो बेटर है आप एक टॉर्क का, आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा ना, सिंपली टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई गेस की फॉर्मूला आपको ध्यान में होगा। तो यहाँ से इसके डायरेक्टली यूनिट्स बन जाते हैं, फोर्स के यूनिट्स होते हैं न्यूटन और डिस्टेंस के हैं मीटर, तो इसके जो यूनिट्स हैं वो बन जाने वाले हैं न्यूटन मीटर। सो दिस इज अवर आंसर, 10 रेज टू पावर -4 न्यूटन मीटर्स। नेक्स्ट वन, एक पॉलीथीन पाइप है, उसको हमने रब किया वूल के साथ, है ना। वी हैव अ पाइप, वी हैव वूल, और जब रब किया तो हमने देखा कि जो पॉलीथीन पाइप है जिसको हमने रब किया वूल के साथ, उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, इतना पाइप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया -3 × 10 रेज टू पावर -7 कूलम का। अब ऑब्वियसली ये चार्ज आया है यहीं से ट्रांसफर होकर, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर वूल से पाइप की तरफ हुआ होगा, तभी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। और उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आया होगा, +3 × 10 रेज टू पावर -7 कूलम, बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर पहले दोनों ही अनचार्ज थे तो टोटल चार्ज इस सिस्टम का अब भी कितना होना चाहिए, 0। वो तभी पॉसिबल है कि जब जितना प्लस क्यू चार्ज इस पे है और उतना ही माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे हो, मैग्नीट्यूड सेम, बस साइन का डिफरेंस। नाउ वी हैव टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हुए हैं फ्रॉम विच टू विच, ये तो हमें पता ही है, फ्रॉम वूल से पाइप पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है तभी ये नेगेटिव हुआ। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ अब ये हमें बताना है। अब देखो, वी कैन यूज द फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू N × E। टोटल चार्ज इतना आ गया पाइप के ऊपर, -3 × 10 रेज टू पावर -7 कूलम, दैट इज इक्वल्स टू N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.6 × 10 रेज टू पावर -19 कूलम का। तो एक तो नेगेटिव से नेगेटिव ये कैंसिल आउट हो जाने वाला है, हमें जस्ट नंबर चाहिए, वो ऑब्वियसली पॉजिटिव में आएगा। एंड ये सारा पार्ट यहाँ भेजते हैं डिवाइड में, ठीक है। सो वी विल गेट N इज इक्वल्स टू 3 × 10 रेज टू पावर -7 डिवाइडेड बाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर -19। तो N होगा 3/1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 19 -7, सो ये हो जाएगा 12। अब 3 को डिवाइड करते हैं 1.6 के साथ एंड वी गेट 1.875, सो वी गेट 1.875 × 10 रेज टू पावर 12। तो इतने टोटल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम विच टू विच, फ्रॉम वूल टू पाइप, ठीक है, वूल से लेके पाइप की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में पूछा, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम द वूल टू पॉलीथीन। अब बिकॉज वूल से पॉलीथीन की पाइप की तरफ इलेक्ट्रॉन्स गए हैं इतने सारे, तो उन सभी का कुछ ना कुछ मास रहा होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन्स इधर गए तो मास भी बढ़ा होगा इस पाइप का, ठीक है। कितना बढ़ गया वो हमें बताना होगा। सो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है दैट इज अराउंड 9.1 × 10 रेज टू पावर -31 किलोग्राम्स, ये आपको याद रख लेनी है वैल्यू, ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, तो अगर टोटल मास मुझे देखना है कितना ट्रांसफर हुआ तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस नंबर से, है ना। सिंपल सी चीज है ना। मान लो आपके पास एक एप्पल है, एक एप्पल अगर मैं मानता हूं 200 ग्राम्स का है, और इस तरह के आपके पास टोटल 6 एप्पल्स हैं, तो ऑब्वियसली मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल मास को कैलकुलेट करने के लिए। मैं मल्टीप्लाई करूंगा एंड आई विल गेट 1200 ग्राम्स। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहां पे कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, बट हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ, इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, सो आई विल मल्टीप्लाई विद दिस नंबर।
सो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम्स, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, 1.875 इंटू 10⁻12। अब अगर मल्टीप्लाई करते हैं 9.1 को 1.875 से, वी गेट 17.06, रफली इतना लिख लेते हैं, 17.06 है ना। सो मास इज इक्वल्स टू 17.06 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12 माइनस 31। सो ये टोटल मास हो जाने वाला है 17.06 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻31 में से 12 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना रिजल्ट आने वाला है, वी विल गेट 19, -19 हो जाएगा ये। एंड इसको अब स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में, वी गेट 1.706। ये कम हो गया तो इसको बढ़ा देते हैं, -18 किलोग्राम्स। इतना मास बढ़ चुका होगा उस पाइप का। दो चार्ज स्फीयर्स हैं ए एंड बी, जिनका सेंटर का डिस्टेंस दे रखा है 50 सेंटीमीटर। तो R इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। कन्वर्ट पहले ही कर लेते हैं इसको मीटर में, 50/100 मीटर, 0 से 0 गया, 5/10। फिलहाल इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है, बाद में कैंसिलेशन करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। देन व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, हमें फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कूलम्स लॉ को यूज करेंगे। एंड दोनों का जो चार्ज दे रखा है वो हमें देखो गिवन है, Q1 और Q2 दोनों चार्जेस इतने ही हैं, 6.5 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। एंड साथ में बोल रखा है कि हमें रेडियस को बिल्कुल इग्नोर कर देना है, उनको नेग्लिजिबल कंसिडर करके चलना है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस। तो बिल्कुल एक तरह से आप सिंपली ऐसे सोच लो कि पॉइंट मासेस ही हैं और डिस्टेंस आपको दे रखा है, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं, यूजिंग द कूलम्स लॉ, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज K, देन Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाय दोनों चार्जेस इतने ही हैं, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन R का स्क्वायर। सो इस चीज का स्क्वायर है, सो 25/100, 1/4 हो गया ये, राइट। वही बात है, चाहे इधर भी हम अगर कर लेते हैं 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा, और इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर भेजते हैं तो ये 4 हमारा यहाँ पे जस्ट आ जाने वाला है, विल गेट दिस नंबर। नाउ F इज इक्वल्स टू, नंबर्स को पहले साइड कर लेते हैं, 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9 -7 और -7 है ना। और मल्टीप्लाई करते हैं इन सबको, 9 मल्टीप्लाइड बाई 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 4, वी गेट 1521। सो F इज इक्वल्स टू 1521 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9 -14, सो -5 के हो जाने वाला है। इतने न्यूटन्स की फोर्स दोनों चार्जेस में लग रही है। एंड अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो 1.521 है ना, इसको हमने कम किया तो इसको बढ़ाना होगा बाय सेम मैग्नीट्यूड। 3 डिजिट्स छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगाए तो इसको -2 न्यूटन्स हम कर देने वाले हैं। दैट इज गोइंग टू बी अवर आंसर इन द साइंटिफिक नोटेशन। देन जो सेकंड पार्ट है इसमें देखो क्या बोला है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी हो जाएगी अगर हम हर चार्ज का, दोनों जो स्फीयर्स हैं उनका जो चार्ज है वो डबल कर दें और डिस्टेंस हाफ कर दें। डिस्टेंस कर दिया हाफ 25 सेंटीमीटर और चार्ज को कर दिया डबल, मतलब 13 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। तो ये वैल्यूज रख के या तो आप इसी तरह से प्रोसीड कर सकते हो तो भी आपका आंसर निकल जाएगा, राइट। और जो सेकंड तरीका है वो ये है दैट यही मैं लिखूं पहले फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बिकॉज जो फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट वो तो आप कर ही लोगे। उसके अलावा अगर आप चाहते हो देखना कि सेकंड मेथड से कैसे होता है, देन यू कैन सी दिस। हमने क्या करा, ये तो देखो ओरिजिनल वाली फोर्स मैंने लिखी, अब मैं लिख रहा हूं बाद में जो हमने चेंज कर दिया अब कितनी फोर्स आएगी, लेट्स कॉल इट F डैश। F डैश इज इक्वल्स टू K, अब Q1 नहीं है, चार्ज को हमने कर दिया डबल तो ये हो जाएगा 2Q1, Q2 भी डबल हो गया 2Q2,
और आर का स्क्वायर, अब आर का स्क्वायर नहीं है, डिस्टेंस हो चुका है हाफ, सो आर बाई 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखो कितना आएगा, 2 2 जार 4, सो 4k Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर अपॉन 4, है ना, और ये 4 है, इसको भी ऊपर भेज देते हैं, ये हो जाएगा इस तरह से। सो आप देख रहे हो एफ डैश जो है ये कितना हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाइड बाई के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, और जो ये चीज है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो यही है, तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर जो कि बिल्कुल एफ था, तो क्यों ना मैं इसको एफ बोल दूं, एफ डैश इज इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाइड बाई एफ। तो कहने का मतलब जो अब हमारी नई फोर्स है वो पहले वाली फोर्स के मुकाबले 16 टाइम्स बढ़ जाने वाली है। तो हमें कोई और ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मल्टीप्लिकेशन, कोई डिवाइड, है ना, सिंपली बस जो ये रिजल्ट निकला इसको 16 से मल्टीप्लाई करना एंड वी विल गेट द आंसर। तो देखोगे अगर इस तरह से करेंगे तो आपका काफ़ी टाइम बच जाने वाला है। ठीक है, सो एफ डैश जो है ये 16 टाइम्स हो जाएगा इस चीज़ के, 1.521 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 न्यूटन्स। ठीक है, एंड इसको खुद से सॉल्व कर लेना एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन आपके पास दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी इस तरह से, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। अब इसमें 3 पार्टिकल्स इस तरह से एंटर होते हैं विद एनी पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी, और कुछ इस तरह का पाथ जैसा दिखा रखा है वो पाथ लेके यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। पहला आपसे ये पूछा है कि जो इस तीनों चार्जेस हैं इनका साइन किस तरह का होने वाला है। सो ऑब्वियसली पहले दोनों चार्जेस नेगेटिव होने वाले हैं बिकॉज ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, तो चार्ज 1 एंड 2 दे आर नेगेटिवली चार्ज, और जो चार्ज थर्ड है वो बिकॉज नेगेटिव के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हुआ है, सो ऑब्वियसली इट मस्ट बी अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो सिंपल चीज़ है। उसके बाद हमें पूछा गया कि कौन सा पार्टिकल इनमें तीनों में से किस पार्टिकल के लिए हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो रहने वाली है, Q अपॉन M रेशियो सबसे ज़्यादा किसकी होगी। तो इसको देखो सोचने के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करने वाले हैं। एज वी नो S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम तब यूज़ कर सकते हैं जब एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रेजेंट हो, एंड बिकॉज ये फोर्स लग रही है चार्ज के ऊपर, इस रीजन में वो यूनिफॉर्म ही होने वाली है, कॉन्स्टेंट होने वाली है। द रीजन बिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म हमें दे रखी है, हेंस एक्सेलरेशन भी कैसे होने वाली है यहाँ पे, यूनिफॉर्म होने वाली है। ठीक है, सो अगर अब देखो जो पार्टिकल्स हैं जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं दे आर अलोंग द वाई एक्सिस, चाहे पॉजिटिव वाई एक्सिस चाहे नेगेटिव वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो जो ये इक्वेशन है इसको मैं वाई एक्सिस के लिए ही सेपरेटली लिखने वाला हूँ, दैट इज वाई इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में कितनी है यू वाई, राइट, दिस इज जस्ट अ सबस्क्रिप्ट टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन भी वाई एक्सिस में कितनी होगी मल्टीप्लाइड बाय टी का स्क्वायर, राइट। ये कुछ वैसा है जैसा हम पैराबोला के लिए करते थे क्लास 11th में ठीक है, सो वाई इज इक्वल्स टू, अब देखो जो इनिशियल वेलोसिटी है हमें नजर आ रहा है तीनों पार्टिकल्स इस तरह से दाखिल हुए थे इस रीजन में, उनकी इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग थी, वाई एक्सिस के टूवर्ड्स वो थोड़ी जा रहे थे इस तरह से, हेंस जो यू वाई है इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग वो जीरो है तीनों के लिए ही, तो यू वाई को हम जीरो कर देने वाले हैं, जीरो इंटू टी, सो बिल्कुल ये चीज़ तो जीरो ही हो जाएगी, प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन, तो ऑब्वियसली इसकी होने वाली है वाई एक्सिस के अलोंग, तभी ये वाई एक्सिस के अलोंग डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, सो ए वाई को एक बार ऐसे ही रखते हैं एंड मल्टीप्लाइड बाई टी का स्क्वायर, सो वी गेट वाई इज इक्वल्स टू, ये खत्म हो गया, सिर्फ ये बचेगा हाफ ए वाई और टी का स्क्वायर। अच्छा, अब एक और चीज सोचते हैं कि कितनी फोर्स लगने वाली है इन चार्जेस के ऊपर, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, राइट। फर्दर यूजिंग द न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स को इस तरह से लिख सकते हैं एम इंटू ए। अब यहां से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल बी क्यू ई अपॉन एम, एंड इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम यहाँ पे देखो सब्सटीट्यूट करके देखते हैं, राइट। हमारे पास आएगा y इज इक्वल्स टू हाफ क्यू ई अपॉन एम और साथ में t का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको जो काम की चीज़ है दैट इज दिस q और ये m, इसको मैंने अलग कलर से शो कर दिया,
दिस इज चार्ज एंड दिस इज मास। तो ये चार्ज एंड मास की रेशियो ही बन चुकी है। एंड आपको एक चीज़ इस एक्सप्रेशन से डायरेक्टली दिख रही है कि जो ये y है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइड पे लिखता हूँ थोड़ा, जो ये y है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज एंड मास की रेशियो के। तो अगर आपको ये देखना है कि किस पार्टिकल की चार्ज टू मास रेशियो हाईएस्ट है, तो आपको ये देख लेना है कि y किसके लिए हाईएस्ट है, मतलब y एक्सिस में डिफ्लेक्शन किस चार्ज की हाईएस्ट है। ठीक है, जो चार्ज ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा उसका चार्ज टू मास रेशियो भी ज्यादा रहेगा, ये मतलब आ रहा है इस इक्वेशन का। तो ज्यादा डिफ्लेक्ट कौन कर रहा है, एज यू कैन सी जो ये चार्ज नंबर 3 है। ठीक है, इनिशियल जो उसका रास्ता था उसके मुकाबले में आपको देखना है, पहला चार्ज इस तरह से जा रहा था तो इतनी डिफ्लेक्शन इसकी हुई, राइट। सेकंड चार्ज में तो बहुत ही कम आपको डिफ्लेक्शन नजर आ रही है, सिर्फ इतनी। थर्ड चार्ज के लिए भी अगर इस तरह से आप बना के देखोगे तो बहुत कम डिफ्लेक्शन है, जो थर्ड चार्ज है वो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है एंड हेंस इसकी जो चार्ज टू मास रेशियो है वो सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद सबसे अगर मिनिमम भी पूछी जाए तो भी आप बोल सकते हो सबसे मिनिमम किसकी रहने वाली है, चार्ज टू मास रेशियो इस चार्ज 2 की रहने वाली है। इन दिस क्वेश्चन आपको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 3 इंटू 10⁻³ आई कैप, डायरेक्शन भी दे रखी है और न्यूटन पर कूलम, दीज आर इट्स यूनिट्स, एसआई में दे रखी है आपको। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू, अच्छा पहले डायग्रामेटिकली इसको देख लेते हैं। सो राइट, लेट से इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं और इसको z मान लेते हैं। नाउ जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है इसकी डायरेक्शन है x एक्सिस के अलोंग, आई कैप से हमें ये पता लगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होने वाली है, ठीक है। एंड एक स्क्वायर दे रखा है जो 10 सेंटीमीटर्स का है, 10 सेंटीमीटर उसकी साइड्स हैं दोनों, ये भी 10 सेंटीमीटर ये भी 10 सेंटीमीटर। और अगर इसको मीटर्स में पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपको यहाँ भी होगा 1/10 मीटर और ये भी हो जाएगा 1/10 मीटर। एंड इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया होगा साइड इंटू साइड, सो 1/100 मीटर स्क्वायर, इतना इसका एरिया हो जाने वाला है। और जो ये स्क्वायर है ये किस तरह से प्लेस्ड है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, दिस इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन देखो ये वाला है ना, तो अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं, जो ये प्लेन है ये वाई जेड प्लेन है और इसके पैरेलल यहाँ पे कहीं पे ये प्लेस्ड है, तो कुछ इस तरह से ये बिल्कुल प्लेस्ड है, ऐसा देखने को मिलेगा। मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं वो इसमें से ऑब्वियसली पास कर रही होंगी, आपको कुछ इस तरह का देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना, क्लियर। अब हमें कैलकुलेट करना है कि किस तरह का फ्लक्स है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू दिस स्क्वायर। तो फ्लक्स के लिए आप क्या फॉर्मूला निकालते हो, टोटल फ्लक्स दैट इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट विद एरिया वेक्टर, राइट। फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, बिकॉज यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस एरिया एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एरिया की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स राइट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, सो कॉस 0 यहाँ पे हम लिख देने वाले हैं। एंड फाई इज इक्वल्स टू जस्ट ई मल्टीप्लाइड बाई ए आ जाएगा, और कॉस 0 जो है वो तो ऑब्वियसली 1 होता है, सो ई इंटू ए, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है बस 3 इंटू 10⁻³ एंड साथ में एरिया दैट इज 1/100, ठीक है। 1/100 है, सो 10⁻⁻² लिख लेते हैं इसको इस तरह से, सो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज 30। वट विल बी इट्स एसआई यूनिट्स, तो यहीं से बन जाने वाली हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट्स हैं बिकॉज न्यूटन पर कूलम, और एरिया के यूनिट्स होते हैं मीटर स्क्वायर, तो इसी तरह से लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस मच इज द फ्लक्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस पर्टिकुलर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का बहुत आसान है, वो आपको खुद से सॉल्व कर लेना है। इसमें जस्ट ये है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर अगर नॉर्मल टू इट्स प्लेन, जो ये हमने ड्रॉ करा था, ये 60 डिग्रीज का एंगल बना रहा होता है एक्स एक्सिस के साथ। तो अब ये ऐसा ना हो कि थोड़ा टिल्ट रहेगा, तो कुछ टेढ़ा ये पॉइंट कर रहा है, सो फ्लक्स ऑब्वियसली कम हो जाने वाला है। डिफरेंस क्या आएगा, सिर्फ ये एंगल का, जो हमने 0 कंसिडर किया था वहाँ पे 60 कंसिडर करेंगे। सो फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए इंटू कॉस 60, जो कि होता है 1/2, तो इतना हो जाने वाला है ठीक है। सो ऑब्वियसली इसका आंसर तो डायरेक्टली हमें दिख ही रहा है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी इस 1.14
एक्सरसाइज के साथ ही रिलेटेड है। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी एक्सरसाइज का 1.14 का, अगर स्क्वायर की जगह पे हम एक क्यूब वहां पे रख देते हैं और जिसकी साइड्स 20 सेंटीमीटर है ना। सेम डायग्राम को एक बार दोबारा से बना लें यहीं पे। अब कुछ इस तरह का हमें दे रखा है, x, दिस इज y, दिस इज z, राइट। अब क्या है, यहां पे एक छोटा सा क्यूब बनाते हैं, समथिंग लाइक दिस, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इसके थ्रू पास कर रही है। अगेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है अलोंग द एक्स एक्सिस, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लाइक दिस, डिफरेंस अगर आएगा थोड़ा सा तो क्या आने वाला है कि जो ये क्यूब है, मान लो बिल्कुल ये बंद है ना, तो इट इज लाइक अ क्लोज्ड सरफेस। बट जो ये शीट है, जो ये स्क्वायर था, दिस इज नॉट अ क्लोज्ड सरफेस। अगर एक शीट है आपको गिवन या एक प्लेन गिवन है तो वो एक ओपन सरफेस की तरह है। शीट में आप इमेजिन करो क्या हो रहा है, फील्ड लाइंस जस्ट एक बार उसको पास करती हैं और दूसरी साइड पहुंच जाती हैं। बट अगर एक क्लोज्ड सरफेस है तो इसमें क्या होने वाला है, फील्ड लाइंस को एक बार यहां से पास करना पड़ेगा और दूसरी बार जो ये साइड है यहां से पास होकर निकलना पड़ेगा, मतलब 2 बार उसकी सरफेस को पियर्स करना पड़ेगा। ऑब्वियसली इट मेक सेंस। एंड अगर हम फ्लक्स इसके लिए निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, 0 आने वाला है। उसका रीजन क्या, एक साइड के लिए अगर जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव आएगा तो दूसरे के लिए नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, ऐसा क्यों, इसको थोड़ा और डिटेल में मैं समझाता हूं, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्किप इट। बहुत कॉन्सेप्चुअल ये चीज है। दिस इज अवर स्क्वायर, है ना। अब जो भी हमारी क्लोज सर्फेसेस होती हैं उसके लिए जो एरिया वेक्टर होता है, आमतौर पे जो कन्वेंशन है कि एरिया की डायरेक्शन इस तरह से नॉर्मली बाहर की तरफ कंसिडर की जाती है। ठीक है, हर एक पॉइंट का जो एरिया है इस तरह से वो नॉर्मली बाहर की तरफ होगा। ठीक है, ऐसी जो ये फ्रंट वाली साइड है इसकी डायरेक्शन, इसके एरिया की डायरेक्शन आपके टूवर्ड्स होगी, आउट ऑफ द स्क्रीन। और जो ये पीछे वाला एरिया है उसकी डायरेक्शन पीछे की तरफ होने वाली है, इनटू द स्क्रीन होने वाली है। अब देखो गौर करो, अगर फील्ड लाइंस इस तरह से पास कर रही हैं तो यहां पे क्या है, इस फेस के लिए एज यू कैन सी एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं। तो जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे, सॉरी, ई वेक्टर डॉट विद डी एस वेक्टर करोगे तो एंगल यहां पे कितना आ जाएगा, ई डी एस कॉस 180, और कॉस 180 -1 होता है, तो फ्लक्स यहां पे माइनस ई डी एस आएगा। और जब आप इस फेस के लिए फ्लक्स को निकालोगे तो फ्लक्स ई इंटू डी एस इंटू कॉस 0 आएगा। अब डायरेक्शन देखो दोनों की सेम है, जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर की है इस फेस के लिए वही डायरेक्शन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की है, तो कॉस 0 आएगा, कॉस 0 1 के इक्वल होता है। दैट मीन्स यहां पे फ्लक्स आएगा ईडीएस। सो इस फेस के लिए ईडीएस आ रहा है और लेफ्ट फेस के लिए माइनस ई इंटू डी एस आ रहा है। सो टोटल फ्लक्स विल बी, दोनों को सम करो ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएगा, ईडीएस माइनस ईडीएस, सो टोटल फ्लक्स इज 0। हेंस इस तरह की सरफेस के लिए अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, चाहे आपको यहां पे एक स्फीयर दिया होता, ठीक है, एक बिल्कुल गोला है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन सच केस ऑल्सो जो टोटल फ्लक्स है दैट विल बी 0। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स समझ आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दिया करो, बिकॉज इट इज़ रिलेटिवली न्यू चैनल, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जितना हो सकता है क्वालिटी कंटेंट इस चैनल पे आप लोगों के लिए मेरे। ठीक है, अगर शेयर करते हो तो मुझे भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा ऐसा कंटेंट जल्दी से जल्दी इस चैनल पे आप लोगों के लिए लाने के लिए, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में लग गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1.16, केयरफुल मेजरमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स कि जो नेट आउटवर्ड्स फ्लक्स है सरफेस के बीच में से दैट इज दिस मच, लिख देते हैं 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। पूछा गया है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। ऑब्वियसली अगर आपके पास इस तरह से बॉक्स है
और उसके थ्रू जो फ्लक्स निकल के आ रहा है वो पॉजिटिव निकल के आ रहा है, वो सिर्फ तभी पॉजिटिव तभी पॉसिबल है अगर उसके अंदर कोई ना कोई चार्ज रखा हुआ है। और ऑब्वियसली किस तरह का चार्ज होगा, इट मस्ट बी अ पॉजिटिव चार्ज, ओनली देन जो फ्लक्स होगा वो इस तरह से बाहर की तरफ होगा। पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से होती है ना, रेडियली आउटवर्ड्स। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो फ्लक्स की डायरेक्शन भी इनटू द बॉक्स होती, राइट। बट यहाँ पे लिखा है नेट आउटवर्ड्स फ्लक्स, सो हेंस इतना तो हमें पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। सो व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, हम लिख देंगे नेट पॉजिटिव चार्ज। ऐसा भी नहीं है कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, मल्टीपल चार्जेस भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नेगेटिव चार्ज भी रखा हुआ है बट पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा रखा हुआ है। सो ओवरऑल नेट जो चार्ज है वो पॉजिटिव निकल के आ रहा है, तब भी नेट जो फ्लक्स है वो किस तरह का होगा, आउटवर्ड होगा। समझ लगा ये क्या बोला मैंने? एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कुछ चार्जेस हैं जिनका ओवरऑल चार्ज आ रहा है प्लस का, मान लो 3 माइक्रोकूलम। फिर कुछ और पॉजिटिव चार्जेस हैं +2 माइक्रोकूलम, और कुछ नेगेटिव चार्जेस भी हैं -4 माइक्रोकूलम। कुछ और पॉजिटिव चार्जेस दे रखे हैं +6 माइक्रोकूलम। बट नेट जो चार्ज है वो इस बॉक्स के अंदर कितना है, कैलकुलेट करो। 6 7 8 9 10 11, 11 में से 4 आपने माइनस किए 7। सो ओवरऑल तो +7 माइक्रोकूलम का चार्ज है ना, ठीक है। हेंस सिंपल आंसर लिखेंगे कि नेट जो चार्ज है बॉक्स के अंदर वो किस तरह का है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव चार्ज कोई भी बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, ऑब्वियसली। चलो सेकंड पार्ट, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो है, इफ इट वर जीरो, अगर वो जीरो होता, कुड यू कंसिडर दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स? अगर बिल्कुल फ्लक्स नहीं है तो क्या बिल्कुल अंदर चार्जेस ही नहीं है? ऐसा तो हो नहीं सकता। वही बात जो हमने अभी बोली, मान लो अगर एक ऐसा बॉक्स है, ठीक है, अब अगर उसके अंदर जो चार्जेस हैं, कुल मिला के जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, मान लो उनका मैग्नीट्यूड है 10 माइक्रो कूलम, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। और बहुत सारे इस तरह से नेगेटिव चार्जेस भी हैं, लेट्स सपोज उनका जो मैग्नीट्यूड है वो -10 माइक्रो कूलम है, ठीक है। इसी बॉक्स के अंदर ही हैं तो हर टाइप के चार्जेस, कुछ पॉजिटिव चार्जेस कुछ नेगेटिव चार्जेस, बट नेट चार्ज कितना है, 0, ठीक है। अब अगर नेट चार्ज 0 हो जाएगा तो ऑब्वियसली इस बॉक्स के थ्रू जो नेट फ्लक्स है वो भी कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। नेट चार्ज 0 है, हेंस नेट फ्लक्स भी 0 है। बट क्या इसका ये मतलब है कि देर आर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स? नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। अंदर चार्जेस प्रेजेंट हो सकते हैं, बट अगर ऐसा है कि अंदर चार्जेस प्रेजेंट हैं और तब भी फ्लक्स नहीं आ रहा, तो इसका सिंपल सी एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है कि जितना मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्जेस का है उतना ही मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्जेस का भी होगा, हेंस नेट चार्ज इनसाइड 0 हो जा रहा है ठीक है ना। यहाँ पे कुछ और नहीं हम यूज कर रहे, गॉस लॉ को ही अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप देखते हो जो गॉस लॉ है वो क्या कहता है, इट सेज कि जो फ्लक्स रहता है किसी भी सरफेस के थ्रू, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर दिस Q इज Q एनक्लोज्ड, जो सरफेस के अंदर चार्ज है, ठीक है। अब अगर Q एनक्लोज्ड नेट जो चार्ज है वो 0 हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो फ्लक्स है वो भी 0 हो जाएगा। तो सिर्फ हमने इसी चीज को अप्लाई करा एंड हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपके पास यहाँ पे एक स्क्वायर दे रखा है और इस स्क्वायर से स्क्वायर के बिल्कुल सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉजिटिव आपके पास चार्ज प्लेस्ड है जो कि है 10 माइक्रोकूलम का। जो स्क्वायर है इसके डायमेंशंस आपको दे रखे हैं, जो उनकी साइड्स हैं 10 एंड 10 सेंटीमीटर, राइट। ऑल साइड्स आर 10 सेंटीमीटर। सो एरिया वगैरह अगर निकालना होगा तो वो निकाल सकते हैं। पूछा क्या गया है यहाँ पे, हमें पूछा गया है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स यहाँ पे कॉरेस्पॉन्ड करेगा इस स्क्वायर के लिए, है ना। तो फ्लक्स मीन्स कितनी फील्ड लाइंस लेट से यहाँ से पास हो रही होंगी। अब अगर लेट से अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो पहली चीज जो माइंड में आती है दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर डॉट विद ds वेक्टर, राइट। अब अगर ई वेक्टर डॉट विद ds वेक्टर के हिसाब से सोचेंगे, क्या मैं इसको अप्लाई कर भी सकता हूं इस पर्टिकुलर केस के लिए? लेट्स सी, फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ds इंटू कॉस थीटा, वेयर जो ये थीटा है क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ds वेक्टर।
जो एरिया है और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इसकी वजह से, उसके बीच का एंगल है ये थीटा। बट क्या ये थीटा जो है और क्या उसकी वजह से जो ये कॉस थीटा हमारे पास आएगा, क्या उसकी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू है? द आंसर इज नो। यहाँ पे उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, दैट इज नॉट अ कांस्टेंट। द रीजन बीइंग, जो ये चार्ज है यहाँ पे रखा है, सारी फील्ड लाइंस इसी तरह से परपेंडिकुलरली थोड़ी ना पास हो रही हैं, है ना। अगर तो कुछ मैं ऐसा बोल देता कि एक रीजन है यहाँ पे चार्ज नहीं है, बट कुछ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है इस तरह से। अब आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं पे एंगल जो है उसको 90 वगैरह हम मान लेते हैं, बट राइट नाउ हर एक फील्ड लाइन अलग तरह का एंगल यहाँ पे बना रही होगी विद दिस स्क्वायर। आप इमेजिन करो, इट इज बिकॉज अ पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से रेडियली आउटवर्ड्स पॉइंट कर रही होंगी। तो कुछ फील्ड लाइंस ऐसे, कुछ फील्ड लाइंस ऐसे हैं, कुछ फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से, कुछ फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से, है ना। तो इस तरह से मल्टीपल फील्ड लाइंस हमारे पास यहाँ पे होंगी। अब दिक्कत क्या है, अगर तो मैं इस फील्ड लाइन की बात करता हूँ तो ठीक है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो ये है यहाँ पे 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में, क्या यहाँ भी बन रहा है या इसके लिए भी बन रहा है? नो, हर एक फील्ड लाइन एक अलग तरह का एंगल यहाँ पे बना रही होगी। और ये तो बिल्कुल हम 2 डायमेंशन में इसको कुछ विजुलाइज कर रहे हैं। आप इमेजिन करो, यहाँ से फील्ड लाइंस यहाँ भी आ रही होंगी आगे इस तरह से, कुछ यहाँ पे आ रही होंगी। सो देखा जाए तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो हो जाने वाला है अगर हम इसके हिसाब से सोचेंगे, राइट। सो वी नीड अ बेटर वे, एक ईजियर वे जिसको हम डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकें बिकॉज यहाँ पे तो एंगल कॉन्स्टेंट हमें नजर ही नहीं आ रहा। तो बेटर तरीका क्या है, एज यू कैन सी एनसीईआरटी में हिंट भी दे रखा है, थिंक ऑफ अ स्क्वायर एज वन साइड ऑफ क्यूब। आप इसको इमेजिन कर लो कि बिल्कुल आपके पास एक क्यूब है इस तरह से, जिसकी सारी साइड्स 10 सेंटीमीटर्स हैं। और ऐसा इमेजिन करो कि इसके बिल्कुल सेंटर में अब आपने इस तरह से प्लेस कर रखा है इस चार्ज को। ऑब्वियसली अगर बिल्कुल सेंटर में रखोगे क्यूब से, तो इस क्यूब का कोई भी फेस उठा लो, वहां से इसका डिस्टेंस कितना हो जाने वाला है? 5 सेंटीमीटर, है ना। उस फेस के सेंटर से यहां से दिस विल बी 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर इस फेस का सेंटर ये है तो ये डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर ऑब्वियसली, तभी हमने टोटल 10 लिया सो दैट हाफ जो है वो 5 हो सके, राइट। ठीक है, सो इस तरह का हमने क्यूब इमेजिन कर लिया। बीच में हमने मान लिया कि एक चार्ज रखा हुआ है जो कि किस तरह का है? +10 माइक्रो कूलम का। अब इतना तो हमें पता है कि अब जिस तरह का मर्जी एंगल वगैरह बन रहा हो फील्ड लाइंस का इस सरफेस के साथ, बट एटलीस्ट जो गॉस लॉ है वो तो वैलिड रहेगा, दैट जो टोटल फ्लक्स है, चाहे मैं ई वेक्टर डॉट विद डी एस वेक्टर की सेंस में नहीं सोच सकता, बट एटलीस्ट आई नो कि दिस फ्लक्स इज गोइंग टू बी चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज फॉर श्योर, एंड यहीं पे हमारी हेल्प करने वाला है जो ये गॉस लॉ है। सी फाई को अब मैं कैलकुलेट करने के लिए, चार्ज जो है 10 माइक्रोकूलम का, सो -6, इसे डिवाइड करूंगा इस एप्सिलॉन नॉट से, विच इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इट इज परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, विच इज 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर -12, दैट इज इन द एसआई यूनिट्स। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले 10 को 8.85 से डिवाइड करते हैं। 10 divided by 8.85, we get 1.129, let's round it off, 1.13 कर लेते हैं इसको। एंड साथ में हमारे पास 10 की पावर कितनी बन जाने वाली है? 10 की पावर 6। बट रिमेंबर दिस इज नॉट द आंसर, बिकॉज हमें सिर्फ इस एक सिंगल स्क्वायर के लिए फ्लक्स निकालना है, और जो ये आया है दिस इज द टोटल फ्लक्स फॉर दिस क्यूब। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं छोटा सा करके, दिस इज फ्लक्स फॉर द क्यूब। हमें निकालना है सिर्फ स्क्वायर के लिए, उसकी एक स्क्वायर की शीट के लिए ठीक है। तो स्क्वायर के लिए किस तरह से हम निकालेंगे? ऑब्वियसली इस क्यूब की अगर मैं बात करूं तो ये 6 स्क्वायर शीट से बना है, तो जितना फ्लक्स इस पूरे का होगा उसको अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा, मुझे इसके लिए कितना फ्लक्स होगा वो मिल जाने वाला है, ठीक है ना। तो 1.13 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर 6, इसको जस्ट आपको 6 से डिवाइड करना है एंड यू शुड गेट योर आंसर। इसको डिवाइड करते हैं, 1.13 को डिवाइडेड बाय 6 एंड यू गेट 0.188। सो 0.188 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर 6। सो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं, वी गेट 1.88 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर 5।
एंड यूनिट्स हो जाने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स न्यूटन पर कूलम्ब एंड फॉर द एरिया मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। दिस इज योर आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व कर लेना, ये तो सिमिलर ही है। जस्ट क्या है कि इस बार एक ये पॉइंट चार्ज है और ये भी इस तरह से एक क्यूब के बीच में कहीं पे बैठा है, जिसकी जो डायमेंशंस है वो 9 सेंटीमीटर्स के हैं क्यूब के। हर एक इसकी साइड 9 सेंटीमीटर्स की होने वाली है, लेंथ भी, ब्रेड्थ भी, हाइट भी। एंड जस्ट आपको फ्लक्स निकालना है बस। डिफरेंस क्या है, चार्ज इस बार एज के ऊपर बैठा हुआ है, लेट्स से यहाँ पे बैठा हुआ है। अभी आपको खुद से सोचना है कि क्या फ़र्क पड़ेगा कुछ फ्लक्स में अगर चार्ज सेंटर में बैठा होता, या फिर चार्ज इस तरह से एज पे आ गया, या फिर लेट्स से कहीं पे कॉर्नर पे बैठा है। क्या उससे जो ये गॉस लॉ है दैट द फ्लक्स बिकॉज ऑफ लेट्स से एनी चार्ज which is present inside the box inside this surface that is equals to charge enclosed divided by epsilon naught। ठीक है थिंक अबाउट इट, क्या चार्ज को थोड़ा बहुत अगर मैं अंदर ही डिस्प्लेस कर देता हूं तो उससे क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है हमारे आंसर पे। दिस इज ऑल्सो समवट रिलेटेड क्वेश्चन बट स्टिल लेट्स सी। एक पॉइंट चार्ज है जो इतना फ्लक्स कॉज कर रहा है टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो एक स्फीयर है जिसका रेडियस आपको दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर्स का, एंड दैट इज सेंटर्ड ऑन द चार्ज। दैट मीन्स जो चार्ज है वो ऐसे है, बिल्कुल इसके सेंटर पे प्लेस्ड है। ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर सेंटर पे नहीं भी होता, फ्लक्स तो उतना ही रहेगा, हमें पता है। वैसे ही जस्ट कंफ्यूज करने को ऐसी बातें यहाँ पे दे रखी होती हैं आपको ठीक है। देन इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल्ड देन हाउ मच फ्लक्स वुड पास। ओके, देखते हैं इसको। अच्छा, पहले तो ये देखो, गौर करो, जो फ्लक्स है वो नेगेटिव दे रखा है। अब जो फ्लक्स है क्या वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है देन इसको हम नेगेटिव यहाँ क्यों बोल रहे हैं? हाउ कैन इट बी नेगेटिव? फ्लक्स पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है डिपेंडिंग ऑन फील्ड लाइंस किस तरह से क्रॉस करके जाती हैं किसी भी सरफेस के थ्रू। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगर आपके पास इस तरह की क्लोज्ड सरफेस है और बीच में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आपने रखा है, जरूरी नहीं सेंटर भी, कहीं पे भी वो हो सकता है। लेट्स से दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो वी नो वन थिंग फॉर श्योर कि यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स आएगा इट मस्ट बी पॉजिटिव, बिकॉज फील्ड लाइंस किस तरह से यहाँ से बाहर निकलने वाली हैं, रेडियली आउटवर्ड्स निकलने वाली हैं, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे हमें कुछ ना कुछ इस तरह का देखने को मिलने वाला है। फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, हेंस फ्लक्स इज पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है यहाँ पे फ्लक्स तो इसका मतलब ये है कि अंदर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, एंड फील्ड लाइंस इस तरह से बाहर से अंदर की तरफ आ रही हैं, ठीक है। ओनली देन दिस फ्लक्स कैन बी नेगेटिव। तो इतना हमें पता लग गया कि फ्लक्स यहाँ पे नेगेटिव क्यों है, बिकॉज नेगेटिव चार्ज अंदर रखा हुआ है। अब वो बोल रहा है अगर रेडियस को मैं डबल कर देता हूँ देखो एक्चुअल में क्या है, ये एक चार्ज है राइट कुछ फील्ड लाइंस बना लेते हैं, मैं इसको नेगेटिव कंसीडर करते हुए फील्ड लाइंस उसको उसी हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूँ चार्ज के टूवर्ड्स है डायरेक्शन। सो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। लेट्स ड्रॉ 8 ऑफ देम। वैसे तो बहुत सारी होती हैं बट टाइम बचाने के लिए हमने कुछ इस तरह से 8 फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर लिया। अब देखो अगर जो स्फेयर है वो यहाँ कहीं पे होता है इस तरह से, तब भी 8 की 8 पास कर रही हैं। अगर मैं स्फेयर का साइज बड़ा कर देता हूं तब भी तो 8 ही फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ऐसा थोड़ी है कि बढ़ गई राइट या कम हो गई, ऐसा तो होने नहीं वाला। अब ऐसा मत बोल देना कि अगर ऐसा ड्रॉ कर लूंगा फिर तो कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं हो रही। एक्चुअल में इनफाइनाइट से आ रही हैं ये ऑब्वियसली, ठीक है। कई बच्चों में होते हैं ऐसे डाउट्स, ऐसा नहीं है कि ये सिली डाउट्स हैं, ठीक है अगर आपको इसका आंसर पता है तो देखने में एक बार हो सकता है आपको लगे कि लो ऐसे कौन सोचता होगा, बट नो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में इस तरह से डाउट आते हैं। एक्चुअल में इनफाइनाइट से इस तरह से लाइंस हमारे पास आ रही हैं, राइट। सो यहाँ बनाओ स्फेयर, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। मेन थिंग इज दिस कि आपको बोल ही रखा है कि वो जो चार्ज है वो सेंटर में है, एंड रेडियस को चेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है फ्लक्स के ऊपर, इतना तो श्योर है। सो स्टिल आपका जो आंसर है पहले पार्ट का वो उतना ही आ जाएगा जितना फ्लक्स पहले था। सो -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इस तरह से। अब सेकंड पार्ट में आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट चार्ज, तो उसको आपको खुद से कैलकुलेट करना है यूजिंग द गॉस लॉ, व्हिच इज द फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू हम देख ही चुके हैं 8.85 इंटू 10⁻12 इन दैसे यूनिट्स। अब यहाँ से आपको चार्ज निकालना है तो उसके लिए आपको
इन दोनों टर्म्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करना होगा। फ्लक्स आपको दे रखा है ये वैल्यू आपको गिवन है, तो खुद से इसको कैलकुलेट आप करके देखो। क्वेश्चन नंबर 1.20, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, यहाँ बना लेते हैं, जिसका रेडियस जो है दैट इज 10 सेंटीमीटर एंड उसके ऊपर एक अननोन चार्ज है। हमें नहीं पता पॉजिटिव है नेगेटिव है, कितना उसका मैग्नीट्यूड है, वी नो नथिंग अबाउट इट, बट हमने उसको चार्ज कर रखा है। एंड वर्डिंग से इतना आइडिया लग रहा है कि शायद जो ये चार्ज है ये इसके सरफेस के ऊपर दिया, अगर पॉजिटिव है तो इस तरह से, और सिमिलरली अगर नेगेटिव है तो इस तरह से बाहरी सरफेस को हमने उसको चार्ज प्रोवाइड करा है। ठीक है, अगर अंदर होता तो उसको स्पेसिफिकली ऑब्वियसली मेंशन करना पड़ता। चलो वो बात की बात है, आगे आगे देखते हैं एक बारी। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, देखो 10 सेंटीमीटर तो यही है सेंटर से, सो 10 सेंटीमीटर और हम आगे बढ़ेंगे कुछ इस तरह से, है ना। सो टोटल डिस्टेंस हो गया देखो सेंटर से कितना, 20 सेंटीमीटर्स का जो ये डिस्टेंस है, यहां पे आके हमने एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया हियर, राइट। यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है कितनी, 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ऐसे यूनिट्स में हमें गिवन है। एंड इट पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड्स, उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है, हर एक पॉइंट पे सेंटर के टूवर्ड्स है, दैट मीन्स कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या है, जो ये स्फीयर है इसके ऊपर हमने जो चार्ज दे रखा है वो किस तरह का होगा, इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट। बिकॉज अगर पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स रहती। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह की, ये हमें पता लग गया। अब हमें पता क्या करना है, ओवरऑल टोटल चार्ज हमने कितना दिया है स्फीयर को। सो यहां पे हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे दैट E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K मल्टीप्लाइड बाय जो हमने चार्ज दिया इस पूरे स्फीयर को, डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, वेयर दिस R इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि चार्ज तो हमने इस स्फीयर को बाहर से किया है, तो शायद जो डिस्टेंस में हम जो R यूज करेंगे, क्या पता वो ये डिस्टेंस हो कि स्फीयर की बाहरी सरफेस से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट में कितना है, बट नहीं, स्टिल जो ये डिस्टेंस रहता है दैट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अगर इसकी डेरिवेशन करी होगी तो वहां से आपने देखा होगा। ठीक है, और इसकी सिग्निफिकेंस भी यही है दैट जितना चार्ज आपने इस स्फीयर को बाहर प्रोवाइड करा है, अगर वो सारा चार्ज आप सेंटर पे भी यहाँ पे रख देते एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट, ठीक है, सारा चार्ज आपने सोचो किसी भी तरह से इकट्ठा करा और उस पॉइंट पे लाके कॉन्सेंट्रेट करके रख दिया, स्टिल एट दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरह की रहती ऑब्वियसली, बिकॉज यही रिलेशन तब हम यूज करते हैं, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज प्लेस्ड है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, एंड अपॉन R का स्क्वायर, एंड तब भी हम R यही कंसिडर करते। ठीक है, चलो तो ओवरऑल हमें ये पता लग गया ये एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज होने वाला है, एंड हमें Q की वैल्यू फाइंड करनी है ना, चार्ज पता करना है। सो Q इज इक्वल्स टू E इंटू R स्क्वायर अपॉन K। ठीक है, सो दैट इज 1. नेक्स्ट पेज पे करते हैं, Q इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻³ साथ में R का स्क्वायर, R है 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 20/100 मीटर, कन्वर्ट कर लिया, 0 से 0 कट कर दी, 2/10, R का स्क्वायर है सो 4/100 एंड डिवाइडेड बाय K दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेट्स सी, दैट इज 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू, ये 10⁻³ है और ये 10⁻², दैट मीन्स ये हो गया 10⁻ सिर्फ 1, सिंपली 10 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁹। ओके, अच्छा ऐसे करते हैं, 1.5 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ आई गेट 15, है ना, एंड 15 4s आर 60, या फिर ऑल्टरनेट ऐसा कर सकते हैं, पहले 1.5 को सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई हम करते हैं, 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा देन आई गेट 6, सो 6 इंटू 10 एंड डिवाइड बाय 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा, डायरेक्टली हम यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं, 3 2s आर 6 एंड 3 3s आर 9 एंड 2/3 बन गया, जो हमें पता है 0.666, इस तरह से चलता है, 0.6 का बार रहता है बेसिकली, है ना,
तो इसको इसी तरह से लिख देंगे एंड मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 एंड चार्ज कूलम में। साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिख देते हैं 6.66, इसको बढ़ाया तो इधर पावर कम करनी पड़ेगी, 10⁻⁻9 कूलम इतना चार्ज प्लेस्ड है उस स्फीयर के ऊपर एंड मोर ओवर बिकॉज रेडियली इनवर्ड्स है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इतना चार्ज, साथ में या तो यहाँ पे मेंशन कर दो नेगेटिव है, राइट, या फिर लास्ट में आके सिर्फ सिंपली बोल सकते हो इतना अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है कहाँ पे, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह की है, इज रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, ये आप मेंशन कर दोगे। तो आपने मैग्नीट्यूड भी बता दिया और साइन भी बता दिया। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चंस की कैटेगरी में आएगा। जस्ट आपके पास एक स्फीयर है, उसका रेडियस दे रखा है 1.2 मीटर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है सो सिग्मा दैट इज 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, and you have to find the charge on the sphere. So as we know that the surface charge density is कितना चार्ज दिया हमने स्फीयर को अपॉन इट्स एरिया 4 पाई आर का स्क्वायर। तो जस्ट क्यू को हम यहाँ से निकालने वाले हैं सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो कितना आ जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई कर लेना है सिग्मा, तो 80 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 कंसिडर कर लेते हैं पाई को एंड आर का स्क्वायर, सो 1.44 हो जाएगा 1.2 का स्क्वायर, राइट। सो Q इज इक्वल्स टू S0 को यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ 8 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 1.44। तो Q इज इक्वल्स टू 8 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, ठीक है, लेट्स सी कितना आता है। सॉरी 25.12 एंड 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड वी गेट 5.76 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 इतना कूलम्ब। नाउ क्विकली वी हैव टू मल्टीप्लाई, लेट्स मल्टीप्लाई 25.12 multiplied by 5.76. So after multiplying, you will get this result 144 point right 10⁻⁻5 coulomb. And after multiplying, you will get this result 144.69 multiplied by 10⁻⁻5 कूलम। एंड इफ यू वांट इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके 1.44, ठीक है, और राउंड ऑफ करना भी हो तो 1.45 मल्टीप्लाइड बाय, इसको हमने कम करा है तो इधर बढ़ा देते हैं -3 कूलम, इतना रिजल्ट आ जाएगा। दैट्स आंसर। इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट है ये आपको खुद से सॉल्व कर लेना है। टोटल फ्लक्स पूछा गया इसके लिए, सो वही चीज़ गॉस लॉ को यूज़ करेंगे। फ्लक्स इज इक्वल्स टू जो चार्ज एनक्लोज्ड है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड ये वैल्यू तो आई गेस याद हो चुकी होगी, दैट इज 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12 इन द एसआई यूनिट्स। यहाँ पे इसको भर दो, चार्ज कैलकुलेट कर चुके हैं उसको यहाँ रखो एंड यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, ये काफ़ी देखो बढ़िया क्वेश्चन है। आमतौर पे जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कोई चार्ज डेंसिटी के, जैसे पिछला क्वेश्चन ही हमने सॉल्व करा है यहाँ पे, राइट, चार्ज डेंसिटी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स काफ़ी सीधे साधे वो क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे ये था, सिंपल फॉर्मूला लगाना है और हो जाएगा। जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज अपॉन एरिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है तो चार्ज अपॉन लेंथ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम, बस ये करना होता है एंड यू गेट आंसर। बट यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट लाइन है, ठीक है। अब नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी हमने डॉटेड लाइन से शो कर दिया। अब इससे कुछ डिस्टेंस दूर, 2 सेंटीमीटर दूर हमने एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह की बन रही है वो आपको गिवन है 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम की। अब आपसे पूछा गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लेमडा से लिखते हैं, एंड लेमडा का जो जनरल फॉर्मूला रहता है दैट इज कितना चार्ज हमने दिया है अपॉन कितनी लेंथ के ऊपर
चार्ज पर यूनिट लेंथ इज द चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, डायरेक्टली इस फॉर्मूला को आप यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द एल दैट इज इनफाइनाइट। इस वायर की लेंथ इनफाइनाइट है। अगर तो कुछ पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यूज होती तो जस्ट कितना चार्ज और कितनी लेंथ किसी ना किसी तरह से आप सोच सकते थे कि इस फॉर्मूला को यूज कर सकें, बट राइट नाउ ऑब्वियसली ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। ऑल्दो वो अलग बात है कि अगर लेंथ भी हमें दे रखी होती यहाँ पे इस वायर की तो चार्ज तक हमें पहले किसी ना किसी तरह से पहुंचना पड़ता, मे बी स्टिल सीधा साधा तो हम नहीं इसको यूज कर पाते। तो बेटर क्या रहेगा, हम इसके लिए एक्सप्रेशन यूज करने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होती है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज गिवन बाय 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ये एक्सप्रेशंस आपको डायरेक्टली याद कर लेने हैं, इनकी डेरिवेशंस ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में, इवन मे बी कॉमेंट सेक्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाने वाला है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वहाँ से जाके इन वीडियोज़ को चेक कर सकते हो। सो E इज इक्वल्स टू, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, यस, सो 9 इंटू 10⁴ इज इक्वल्स टू वट इज इट्स वैल्यू। इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता बट वी नो वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रहता है 9 इंटू 10⁹, ठीक है। बट यहाँ है 1/2, तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँ। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर आ गया 2, और अगर डिवाइड करूंगा नीचे तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ है। सो 10 पूरा ये 9 इंटू 10⁹, गलती से डिनोमिनेटर में मत लगा था नहीं ठीक है, बिकॉज पूरा अब देख रहे हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मिला के पूरी फ्रैक्शन की वैल्यू जो है दैट इज 9 इंटू 10⁹। बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको कई बार नीचे रख देते हैं इस तरह से 9 इंटू 10⁹, ये गलती नहीं करनी है, राइट। पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो ही 9 इंटू 10⁹ है, सिर्फ इसकी वैल्यू नहीं है ये, ओके। सो ये हो गया दिस मच मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा एंड डिवाइडेड बाय आर जो है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2/100, ये 100 ऊपर चला गया, सो 10 की पावर हम 11 कर देते हैं और ये 2 से 2 कट गया। अब देखो लेमडा कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻11, 9 से 9 भी कटेगा और जस्ट 10 की पावर में हमारा आंसर आने वाला है 10⁻⁻7 यूनिट्स क्या हो जाने वाले हैं लेमडा के, बिकॉज लेमडा इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो चार्ज के ऐसे यूनिट्स होते हैं कूलम्ब एंड लेंथ के होते हैं मीटर, दिस मच इज द लेमडा, इतनी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए बन जाता है बिकॉज डायरेक्टली हम इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर पा रहे हैं, लेमडा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन लेंथ। दो लार्ज हमारे पास थिन मेटल प्लेट्स हैं कुछ इस तरह से एंड उनको हमने पैरेलल रखा हुआ है, सो इट इज लाइक अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जस्ट डायग्राम को हमने थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाया है फॉर द बेटर क्लैरिटी। दोनों के ऊपर चार्जेस हैं एंड आपको दे रखा है कि ऑपोजिट साइंस के चार्जेस हैं एंड उनका मैग्नीट्यूड इतना है। सो हम ऑब्वियसली कंसिडर करके चल रहे हैं कि दोनों प्लेट्स आइडेंटिकल हैं साइज में, डायमेंशंस में, और दोनों के ऊपर चार्ज जो है वो भी आइडेंटिकल है। इट मीन्स दोनों की जो चार्ज डेंसिटी है वो भी बिल्कुल सेम होने वाली है, आइडेंटिकल है। जस्ट हाँ साइन का डिफरेंस है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड उतना ही नेगेटिव चार्ज इस सेकेंड प्लेट पे होने वाला है। एंड बिकॉज ऑफ दिस सेंटर वाला जो रीजन होने वाला है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाने वाली है इन दोनों प्लेट्स की वजह से, राइट। बिकॉज अगर सिर्फ ये वाली प्लेट होती पॉजिटिव चार्ज वाली तो इसकी डायरेक्शन होती इस तरह से अवे फ्रॉम इट, रेडियली आउटवर्ड्स जिसको हम बोलते हैं। और अगर मैं नेगेटिव के हिसाब से सोचूं कि सिर्फ नेगेटिव वाली प्लेट होती तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरह से पॉइंट करती टुवर्ड्स राइट, है ना, रेडियली इनवर्ड्स। एंड अब दोनों ही प्लेट्स हैं तो ऑब्वियसली दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स यहाँ पे होंगी और दोनों आपस में ऐड अप होके बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह पे इस रीजन में बनाने वाली हैं, ठीक है। तो अंदर इस वाले रीजन में तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी, बट व्हाट अबाउट हियर, व्हाट अबाउट हियर, इट विल बी जीरो। अगर दोनों प्लेट्स की जो चार्ज डेंसिटीज हैं वो बिल्कुल सेम है सो ऑब्वियसली यहाँ भी और यहाँ भी हमें जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलने वाली है, ठीक है ना। ऐसा क्यों उसको देखते हैं। सो लेट्स कॉल दिस रीजन रीजन नंबर 1, लेट्स कॉल इट रीजन नंबर 2, लेट्स कॉल इट रीजन नंबर 3। पहले तो रीजन नंबर 2 की ही बात कर लेते हैं।
एस प्लेट की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी इस सेकेंड रीजन में, दैट इज जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट। इस प्लेट की चार्ज डेंसिटी लेट्स कॉल इट सिग्मा 1। ये है एस प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इतना। एंड व्हाट अबाउट दिस प्लेट इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी होगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट, एंड साथ में इसकी चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा 2। सिग्मा 1 फर्स्ट प्लेट की, सिग्मा 2 सेकंड प्लेट की, बट एज हमने ऑलरेडी देखा कि दोनों प्लेट्स आइडेंटिकल हैं, साइज में आइडेंटिकल हैं, हम इसको कंसिडर कर रहे हैं स्पेसिफिकली, ऑल्दो मेंशन नहीं किया है, ठीक है। एंड दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज है, तो ऑब्वियसली दोनों की चार्ज डेंसिटी भी इक्वल होगी, तो सिंपल सिग्मा से हमारा काम यहाँ पे चल जाने वाला है। वी डोंट नीड टू सेट सिग्मा 1 सिग्मा 2 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पहली प्लेट की वजह से, और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दूसरी प्लेट की वजह से है, बट मुझे तो चाहिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है सेकंड रीजन में, तो हमें दोनों को ऐड अप कर देना है, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट के टूवर्ड्स है, ठीक है। तो दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये डबल हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा का, 2 से 2 कटेगा, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी आएगी, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना है, दिस वन 17 इंटू 10⁻⁻22, इसको डिवाइड कर देते हैं 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12 से, एंड ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाने वाली है सेकंड रीजन में न्यूटन पर कूलम। अब इसको डिवाइड करते हैं 17 को 8.85 से, एंड वी गेट 1.92 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलम। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें रीजन नंबर सेकंड में देखने को मिलने वाली है। नाउ व्हाट अबाउट दिस रीजन नंबर 1 एंड रीजन नंबर 3, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स 0 होने वाली हैं, ठीक है। इसको समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज देखो दोनों प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज डेंसिटीज हैं वो इक्वल है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों प्लेट्स की चार्ज डेंसिटीज हैं वो इक्वल होनी चाहिए, फिर बहुत आसान काम हो जाता है कि अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट मान लूँ, लेट्स कॉल इट पॉइंट पी, ठीक है। तो सोचने में हमें क्या लगता है कि शायद जो पी पॉइंट है ये इस पॉजिटिव प्लेट के ज़्यादा पास है, नेगेटिव से तो ये बहुत दूर है, तो शायद इस पी पॉइंट के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट हमें इस पॉजिटिव प्लेट का देखने को मिलेगा, एंड हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ इस तरह से होगी, टुवर्ड्स लेफ्ट होगी, एंड उसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू शायद हो। बट एक्चुअल में गौर करो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, क्या वहाँ पे डिस्टेंस मैटर कर रहा है? अगर एक दो प्लेट्स हैं आपके पास, तो पहली प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमने लिखी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कहाँ है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, या फिर दोनों ही पॉइंट्स के ऊपर? यू विल से दोनों पॉइंट्स के ऊपर उतनी ही है, बिकॉज ये आर के हिसाब से वेरी नहीं करती है, एज यू कैन सी, ठीक है। सो दैट मीन्स इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे जितना इफेक्टस पॉजिटिव प्लेट का है उतना ही इफेक्टस नेगेटिव प्लेट का भी है, एंड हेंस दोनों का इफेक्ट कैंसल आउट हो जाने वाला है, राइट। सिंपल सी बात है। तो इसको मैथमेटिकली अगर हम लिखेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं? सो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन में, राइट, आप लिखोगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, इस तरह से, ठीक है। सो ओवरऑल आपके पास 0 रिजल्ट आएगा इन द रीजन 1, एंड सिमिलरली अगर रीजन नंबर 3 में आप देखोगे तब आप किस तरह से लिखोगे? तब भी बेसिकली वही चीज़ है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, अगेन यहाँ पे 0 आ जाने वाला है। बट ध्यान दो कि ये चार्ज डेंसिटीज हैं ये इक्वल होनी चाहिए 0 होने के लिए। अगर ये चार्ज डेंसिटीज अलग होती है ना, मान लो लेट्स से दिस इज सिग्मा 2 दिस इज सिग्मा 1, तो अब ये डिफरेंट है, ऐसे केस में ऑब्वियसली यहाँ पे 0 रिजल्ट हमारा नहीं आने वाला है। हियर वी विल गेट अ फाइनाइट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट यस अगर दोनों इक्वल हैं फिर वी डोंट नीड टू वरी, वी विल गेट 0 रिजल्ट, ठीक। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करे एनसीईआरटी में से वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में अच्छे से लगे होंगे। अगर आपको सभी क्वेश्चंस पसंद आए हों, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हेल्प करो यार ग्रो करने में, ठीक है। आपको और भी बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिलने वाला है इस चैनल के ऊपर जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।